बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला। लेकिन क्या है, कुछ एक तो आपको मैं बता नहीं सकता कि संचालक होना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, चाहे वो घर का हो चाहे कवि सम्मेलन का हो। इतना प्रेशर रहता है, इधर से प्रेशर, मुझे पढ़वाओ, मुझे जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं समस्या ये नहीं आती तो पता मैं क्या करता। लेकिन चूंकि मैं हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है कि माँ ने मुझे इतना नवाज दिया है। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिए मैं तो केवल 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ कि खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम बजता हूँ बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं बैंड होके रह गया। तालियां आप बजाना कि पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया, और शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए मुझे उतनी ऊर्जा आपकी चाहिए। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ऊर्जा उतनी दीजिएगा। एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है, मैं तो बहुत लफाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। एक पिता पुत्र, एक बाप ने बेटे से कहा मैं तेरी शादी कराता हूं, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो क्या मांग के ले आया, बस उस कवि की भूमिका में ये 4 पंक्तियां। और मैं असीम शुक्ला जो हमारे बीच में रीवा से आए हैं, मैं उनसे बड़ी क्षमा याचना के साथ कि मैं उनको कहाँ पढ़वाना था, लेकिन मेरी अपनी व्यवस्था थी, मैं उन्हें नहीं पढ़वा सका। लेकिन फिर भी अगर वो क्षमा करें तो ठीक, नहीं करें तो ना बुलाएं कवि सम्मेलन, मेरा क्या बिगाड़ रहा। 4 पंक्तियां सुनेगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज, मोहे जितनो मिलेगो वैसे दोनों रखवाऊंगो। और बेटे का जवाब और आपकी तालियों का महोत्सव कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो, ओ ससुरो कहे को जो ले जाओ छोरी लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांगे लाऊंगा। इसी जोश और ऊर्जा के साथ मेरे इस छोटे भाई की कविताओं का आनंद लीजिए। और इसके बाद देश का बहुत बड़ा मायानास कवि बायगुरु भाटिया यहाँ पर उपस्थित है, और फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि, अगर आपके प्राण बचे तो एक आध कविता मैं भी सुना दूंगा, वरना मैंने प्राण तो पी लिए है मेरे हिस्से के। आप जोरदार तालियों से असीम शुक्ला को। दौलत राम जी को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, श्रोता तो हैं पर बचे कुछ कवियों को प्रणाम करता हूँ। जो निकल गए प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छा है। बताओ, खुद सुना के निकल गए। मुफत लाल जी आ चुके हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। संतोष सागर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत गलत बातें बोली कि कम पैसा देते ये वो। पिछले बार 5 जनवरी का समय था, एक कोई बुक किया था मुझे, पर उस आयोजन में दूसरी टीम थी मुफतलाल जी ने, तो 5 जनवरी को वृंदावन में एक कार्यक्रम में मुझे बुक किए थे। मेरे काव्य पाठ के बाद, मतलब मैं इनके सर की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, 2.5 तोले के सोने की चैन मुझे दी थी दीदी इन्होंने। बजट तो इससे भी कम था वीर जी, इधर सुनिए, बजट तो इससे भी कम था। मैं प्रसन्न, मैं तुरंत वृंदावन से रीवा पहुंचा, दर्शन भी नहीं किए। सराफा बाजार में राजेश सोनी की दुकान में गया, चैन उतारी, मैंने बोला तौलो। सोनी जी ने चैन तौली, मैंने बोला कितने किलो की है, बोले 2.5 किलो की। मेरा तो मोए मोए हो गया। मैंने कहा कितने रुपए की है, तालियां आप बजाना। मैंने बोला कितने रुपए की है, बोला 35 रुपए 50 पैसे नकली है। बहुत अच्छा, क्या कहने। हमारे दद्दू हैं, प्रणाम करता हूं मैं उनको, और उनकी मेहनत है। जैसा हमारे हेमंत भैया ने बताया कि कोरोना काल में जब समस्त आयोजन बंद थे, तब उन्होंने कवियों के लिए बहुत किया, बहुत कवियों को उन्होंने स्टार बनाया। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाई। कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कार्यक्रम हुआ ही नहीं, इतना सब दीदी लोग बैठे हुए हैं। अब पीछे हमारे पूर्वज, मतलब तुम्हारी हरकतों से देख के मुझे तो कंफर्म हो गया कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। बहुत अच्छा।
चार पंक्तियां सुनना, और अब अगर समझ में आ जाए तो तालियां बजाना। मैं कोई ज्ञान गणित की बात नहीं करूंगा सर का भी ध्यान चो, कोई ज्ञान मैं ज्ञान की बात करते नहीं दौलत राम जी। आप उधर किसको मैसेज कर रहे हैं इस टाइम पे? आप ही मैसेज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलो चार पंक्तियां सुनो, आनंद आए तो फिर पीछे तक का जाए, एक बार शोर शराब हो जाए तो मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। बहुत लाल जी सुनिएगा कि बरसों से लिए बैठा हूं गुलाल हाथ में। 14 फरवरी के बाद जो तुम्हारी कंडीशन होने वाली है मैं भविष्य बता के जा रहा हूं। 24 कैरेट का प्योर ब्राह्मण हूं। सुनना कि बरसों से लिए बैठा हूं वीर जी गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। और अगली दो पंक्ति मुछल जाएगा नैना जी, आप स्वागत मैं समर्पित करता हूं। सुनिएगा, मतलब पंक्तियां मेरी है, देखिए आप नैना जी को कि बरसों से लिए बैठा हूं गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में। वाह 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 वाह। ये चार पंक्तियां 14 फरवरी की तुमको मैंने समर्पित कर दिया। निकल जाओ बेटा, तुम जिस किस में रिचार्ज कराने जा रहे हो मिस कॉल मेरे पास ही आएगा। जाओ, चार पंक्तियां अब मैं लड़कियों के लिए समर्पित करता हूं, लेकिन समर्थन आपका भी उतना ही मिला जैसा इन्होंने ठाक्या लगाया। सुनिएगा सर जी, कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा। जब 14 फरवरी को तुमको जिन्होंने रिजेक्ट किया उनके लिए वीर जी सुनिएगा कि मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा, चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। मेकअप कराने से ये गोरा गाल खिलेगा, चाहो तुम्हें तो रीवा का ये लाल मिलेगा। और शादी के लिए सपने जो हीरो के देखोगी, शादी उसी से होगी, तुमको फिर जेठा लाल मिलेगा। वाह 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 वाह। भाई साहब आनंद का मामला इतना बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत रहे हैं और तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन मैं चार पंक्तियां अपने मूल कर्तव्य की, क्योंकि आप लोग जैसा सुन रहे थे मैंने सोचा शुरू में आपका मन लगा दूं। लेकिन यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 से 6 वर्षों में जो काम हुआ है, उस काम को अगर मैं चार पंक्तियों में पढ़ दूं तो फिर एक बार आपकी वो चेतना मुझ तक पहुंच जाए जो 22 जनवरी को यहां होने वाला। सर आपका आशीर्वाद चाहता हूं, एक बार सुनिएगा कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अच्छा भी किस तरह सुन रहे हैं। बस मुझे आपका स्नेह चाहिए कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, धर्म उन्हीं से सीखोगे, धर्म उन्हीं से जानोगे। जो गलतियां उन्होंने की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। और अगली दो पंक्तियों में जरा उठाइएगा इस पूरे पांडालों को कि उन्होंने जो गलतियां की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। हाथों में धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। हाथों में वाह 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 धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो चरणों में दोस्तों हमारा चारों धाम होगा। अरे उन्हीं माता पिता के तो, हेमंत भैया बता रहे थे पाकिस्तान से सीमा आ गई, तो उन्होंने बताया कि सीमा क्या 5वां जब हो जाएगा तब हम देंगे। उस देश की हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं भाई साहब, उसको इतना मतलब बोलने लायक भी नहीं है। अभी सर मैं बताऊं, जो हमारा बॉर्डर है जहां इस साइड पाकिस्तान इस साइड हिंदुस्तान है, बीच बॉर्डर में मुर्गी ने एक अंडे दे दिए, तो अंडा नहीं तय हो पा रहा है कि पाकिस्तान का है कि भारत का है। तो भारत और पाकिस्तान के दोनों कर्नल आमने सामने। अब जो भारत का कर्नल था वो अलीगढ़ का रहने वाला था, उसको पहले ही ताले से चाबी पूरा उसको सब स्कीम पहले पता थी। तो दोनों कर्नल ने आपस में मिलके योजना बनाई। अब तय नहीं हो पा रहा दीदी का अंडा किस देश का है, कि हम दोनों एक दूसरे को चांटे मारते थप्पड़। जिस देश के कर्नल ने जिस देश के कर्नल को ज्यादा चांटे मार लिए, अंडा उस देश का हो जाएगा। तो पाकिस्तानी ने ज्यादा दिमाग लगाया, बोला पहला मौका अपन भारत वाले को दे देते हैं, ये जितने चांटे मारेगा उससे ज्यादा अपन चांटे मार के अंडे ले लेंगे। तो उसने पहला मौका भारत वाले को दे दिया। अब भाई साहब भारत के कर्नल ने पहले तो पाकिस्तानी कर्नल के पकड़े बाल, दिल लपालब दिल लपालब दिल लपालब दिल लपालब,
जब तक ताली नहीं बजेगी मैं लपालप बंदी नहीं करूंगा। दिल लपालप, दिल लपालप, दिल लपालप। दीदी करीब 5 मिनट में उसने नहीं तो 252 चाटे मारे। पाकिस्तानी कर्नल संतोष जी अस्त व्यस्त, जैसे तैसे खड़ा हुआ और मुफद्दलाई जी बोला कि अब मेरी बारी। तो अपने भारत के कर्नल ने कहा, काहे की बारी, तू अंडे ले जा। भाई साहब, पाकिस्तानी कर्नल का पूरा दिमाग खराब। उसने बोला यार इसने तो भारी किया, एक तो अपने को 5 मिनट तक 252 चाटे मारे और बोलता अंडे ले जा। तो पाकिस्तानी कर्नल ने कहा कि भैया मैं अंडे नहीं, अंडे के साथ मुर्गी भी लूंगा। कर्नल बाबा राज का था, बुलडोजर के पूरी स्कीम उसको पता थी। बोला बेटा मुर्गी के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। बोले कितने? बोले अंडे के 5 मिनट मारे हैं, मुर्गी के कम से कम 12 मिनट मारूंगा। पाकिस्तानी कर्नल सोचा मुर्गी अंडा मिल रहा तो मरवा लो। अब भाई साहब फिर से अपने भारत के कर्नल ने पकड़ी चोटी। दिल लपालप, दिल लपालप, दिल। बहुत अच्छा। इस बार मुफद्दलाल जी कम से कम 12 मिनट में उसने 572 चाटे मारे। लेकिन जैसे तैसे कर्नल खड़ा हुआ, उसने एक बात बोली जिसके लिए व्यंग लिखा गया है कि अंडा भी पाकिस्तान का सर, मुर्गी भी पाकिस्तान की, तुम भारतीयों को क्या मिला? अब उस उत्तर प्रदेश के लड़के ने अगर सही जवाब दिया तो तालियां उसके खाते तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तानी कर्नल ने कहा कि अंडा भी पाकिस्तान का, मुर्गी भी पाकिस्तान की, तुम भारतीयों को क्या मिला? तो भारत के कर्नल ने जो उसको पद्य में जवाब दिया, 2 पंक्तियों में गद्य में लिख के आऊं, तालियों का हथौड़ा देखना चाहता हूं। भारतीय कर्नल ने कहा कि सुन, यह वक्त विवाद का नहीं, इम्तिहान का है। अरे मुर्गी भले पाकिस्तान की हो किंतु मुर्गा तो हिंदुस्तान का है। वाह 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 वाह। हर जगह हाथ से फैला हुआ है। उस 2 कौड़ी के देश पे हम करोड़ों की कविताएं क्यों बर्बाद करें? क्यों बर्बाद करें? आप बताइए ना। सत्य है तो सत्य को स्वीकार करना सीखिए, असत्य है तो असत्य का प्रतिकार करना सीखिए, और करे यदि कोई वार तो फिर पलटकर वार करना सीखिए। अब वो विपक्ष वाले लगे हुए हैं कि मेरे को आमंत्रण नहीं दिया राम मंदिर का, आमंत्रण नहीं दिया। अभी 2014 के पहले बोल रहे थे राम भगवान काल्पनिक हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, वरना आप सब समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। भाई साहब अचानक अब देखो परिवर्तन, देखो अचानक वो हिंदू बन गए, मंदिरों में जाने लगे, जनेऊ धारण करने लगे, भस्म लगाने लगे। अगले को ये पता ही नहीं कि जिनके सामने बन रहे हैं वो पहले से भस्म रगड़ के बैठे हुए हैं। उनका अनुभव इतना ज्यादा है। आप लोग विद्यालयों में पढ़ते हो, 4 पंक्तियां सुनिएगा और नशे में हम कितने चूर हो गए। हाँ भाई साहब आ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं तो भाई साहब कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे शिक्षक ने हमको निबंध लिखने के लिए दिया कि आप दीपावली पे निबंध लिखो। तो सर मैंने दीपावली पे निबंध लिया क्योंकि दीपावली हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन प्रभु श्री राम लंका के राजाधिराज रावण को हराकर भारत वापस आए थे, जिसके उपलक्ष्य में हम दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन रात को ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत बात है, जुआ हमको नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे गुरु को ये बात पसंद आ गई, टीचर को। उसने मुझे 10 में से सर 10 नंबर दे दिए। अब उसने दूसरा निबंध दिया अगले यूनिट टेस्ट में होली पे लिखने के लिए। तो मैंने फिर तो होली पे निबंध लिखा सर, होली हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भांग पीते हैं, भांग पीने के बाद वो रात को जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत बात है, जुआ हमको नहीं खेलना चाहिए। टीचर ने मेरे को 10 में से 10 नंबर तो फिर दे दिए, लेकिन इस बार अपना गुरु समझ गए कि पट्टा हर बार जुआ फंसा के नंबर ले जा रहा है। तो उन्होंने मेरी फाइल निपटाने के लिए मुझे पेड़ पे निबंध दे दिए। लेकिन अगर आप इस भाई ने सही निबंध लिखा हो तो फिर तालियां ठा के आए। उन्होंने मुझे सर पेड़ पे निबंध दे दिया लिखने के लिए। तो मैंने पेड़ पे निबंध लिखा कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं,
पेड़ों का हमको संरक्षण करना चाहिए, पेड़ हमको जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कुछ लोग पेड़ को काटते हैं, काट के उसकी डाल को काट के टेबल कुर्सी बनाते हैं, फिर उस टेबल कुर्सी में बैठ के जुआ खेलते हैं। तालियां कमजोर बजा रहे हो आप, क्योंकि सर हमको जो लिखना हम लिखेंगे। दौलत राम जी इधर ध्यान दीजिए, सामने ही बैठे हुए हैं। मैं जिस जगह से आया हूं ना सर, वहां डिफॉल्ट पीस है मुफतलाल जी। अभी आपको पता होगा अमेरिका ने एक चोर पकड़ने की सर मशीन बनाई थी, उसको अपने देश में लॉन्च किया तो दीदी करीब 1000 चोर पकड़े। फिर उसी मशीन को चेंग पोंगचुंग चीन की इधर ले जाया गया, उधर करीब 10,000 चोर पकड़े। फिर उसी मशीन को दौलत राम जी पाकिस्तान ले जाया गया, उधर 4 करोड़ चोर पकड़े, क्योंकि आप जानते हो अगले हैं ही चुट्टे। लेकिन उसके बाद उसी मशीन को भारत लाया गया, भारत में सबसे पहले दिल्ली लाया गया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बाद मोहन यादव जी ने उसको हमारे रीवा बुलवाया। दौलत राम जी आपके सर की कसम 5 मिनट में मशीनी चोरी हो गई। वाह, हम अपनी मस्ती में जिंदा रहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हम रीवा वाले हम बिल्कुल एकदम मस्त खुश रहते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे करके सुनते रहिए। आप मुस्कुरा दिए मुफतलाल जी इस टाइम पे, इतना सुनने के बाद भी मुझे तो कि सत्ता के नशे में हम कितने चूर हो गए। सारी तमाम तरीके की बातें हुई। यूपी पुलिस प्रशासन कितना बढ़िया है, मतलब पूरे देश में जिस तरह से यूपी पुलिस भैंस पकड़ लाए उस पर व्यंग किया गया, सबसे अच्छी पुलिस है भाई साहब यूपी की। आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि यूपी से अच्छी पुलिस कहीं की नहीं है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी 2 व्हीलर से अगर आप जा रहे हो और अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो सरकारी चालान जो है वो 5,000 रुपए का है, 5,000 का। अगर आप 3 लोगों को गाड़ी में बिठा के जा रहे हो, चेक कीजिएगा तो सरकारी चालान है सरकार की तरफ से 7,000 रुपए का। सर ये तो हमारी पुलिस है जो 100-200 रुपए में मामला निपटा रही है। नहीं तो कहां सर इतना मिलता, मतलब इतनी अच्छी पुलिस है भाई साहब। कभी 3 देशों की पुलिस का सम्मान हुआ था, भारत, चाइना, पाकिस्तान का। तो सम्मान होने के बाद रात में उनकी पार्टी उल्टी हुई तो सबसे पहले चीन के पुलिस वाले ने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाला और पिया, ग्लास के ऊपर फेंक के मारा ढिचक्यों। तो भारत और पाकिस्तान के पुलिस वाले ने बोला ये तूने क्या किया? बोला एक बार मैं जिस ग्लास से ड्रिंक पी लेता हूं उसके बाद दोबारा उस ग्लास में मैं ड्रिंक नहीं पीता। फिर दूसरा नंबर पाकिस्तान की पुलिस का था सर। तो पाकिस्तान की पुलिस ने वो डाला ग्लास में कोल्ड ड्रिंक और इसके बाद बोतल को उठाया, हमारा ढिचक्यों। तो चीन और भारत की पुलिस वालों ने पूछा कि भैया ये तूने क्या किया? बोला एक बार मैं जिस बोतल से ड्रिंक पी लेता हूं उसके बाद उस बोतल में ड्रिंक नहीं पीता। अपने भारत का यूपी का पुलिस वाला पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में बैठा हुआ था, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसने जैसे उसकी बारी आई तो उसने ग्लास में ड्रिंक डाला, चीन पाकिस्तान के पुलिस वालों को बाहर पकड़े, ऊपर उठा, हमारा ढिचक्यों। उधर से गार्ड ने पूछा भाई ये तूने क्या किया? बोला एक बार मैं जिन लोगों के साथ ड्रिंक कर लेता हूं उनके बाद उसके साथ नहीं करता दोबारा। वाह वाह, क्या बात है। यूपी की पुलिस है भाई साहब। आइए मैं एक गीत आपको सुना देता हूं। जी स्वागत है। सैनिकों के ऊपर, क्योंकि समय पहले ही हो चुका है। स्वागत। और सैनिकों के ऊपर, उनके संघर्ष के ऊपर एक 2 बंद का गीत है। मैं 30 से 40 सेकंड में खत्म कर दूंगा। गीत की शर्त यह है कि आपकी खामोशी मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन जब आखिरी बंद में पढ़ूं तब आपकी ऊर्जा भी उतनी आ जाए जितना मैं चाहता हूं। गीत शुरू करने के पहले एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दे। मैं गीत को शुरू करता हूं। बहुत अच्छा, स्वागत है। कि रूह कांप जाएगी अगर परिश्रम उसका बतला दूंगा, सपनों में भी ना कर पाओगे अगर श्रम उसका दिखला दूंगा। दुश्मन की छाती पे काल का तांडव करते हैं, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। बहुत अच्छा है, सुनिएगा उस वीर की गाथा, सुनिएगा अपने जवान की, अपने सैनिक की जो सीमा पे खड़ा रहता है इतने ठंड में भी। अगर उसका मान सम्मान आपके दिल में धड़कता है तो मेरे गीत के साथ जुड़िएगा। सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, अपने लहू से लिखता अपने वीर गति की कहानी। मन में नेताजी, रूह में भगत सिंह जी हैं समाये। अरे भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी। भारत माता के चरणों में, इस तालियों को थोड़ी और बड़ा कीजिएगा कि भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी। माँ का सबसे प्यारा है वो, बूढ़े पिता का सहारा है वो, बच्चों की आंखों का तारा है वो,
पत्नी के मार्ग का सितारा है वो। और आपकी कोलाहल भरी तालियां देखना चाहता हूं कि बच्चों की आंखों का प्यारा है वो, पत्नी के मार्ग का सितारा है वो, शास्त्र नीति में निपुण सैनिक हमारा है वो। अरे भारत माता का सबसे प्यारा दुलारा है वो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार।